नमस्कार। कल मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे शाम को पूना के एक किसान नितिन माने द्वारा फ़ोन किया गया। उनके द्वारा मेरा एक वीडियो देखा गया था कि कार्बन फार्मिंग से किस तरह किसान अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके पास 4 एकड़ में उन्होंने महोगनी का प्लांटेशन किया है और उस पर किस तरह से वो अतिरिक्त आय कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से कमा सकते हैं और उन्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो किसानों में इस तरह की जो अवेयरनेस आई है, जो जागृति आई है, वो निश्चित ही बहुत प्रेरणादायक है और मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आज किसान अपनी आमदनी बढ़ाने की सोच रहे हैं। देखिए, हम जन्म से ही जब किसान के घर में पैदा होते हैं तभी से हम खेती करना शुरू करते हैं और मृत्यु पर्यंत तक हम खेती करते हैं। किसान अकेला एक ऐसा श्रमजीवी है जो कभी रिटायर नहीं होता है। बचपन में उनके पिताजी उन्हें छोटे छोटे काम करने को देते हैं और जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तब भी उनके बच्चे उन्हें खेत पर भेजकर छोटे छोटे काम जो वो कर सकते हैं, इवन चिड़िया भगाने का या जानवर देखने का या केवल फसल देखते रहने के, ऐसे बहुत सारे काम वो मृत्यु पर्यंत तक करते हैं। तो जिस प्रोफेशन में पूरे 7 दिन काम करना पड़े, संडे की कभी छुट्टी ना हो, जिसमें पूरी ज़िंदगी कभी काम करना पड़े, जिसमें कोई रिटायरमेंट की आयु ना हो, कंसेप्ट ही ना हो कि खेती में कोई रिटायर हो सकता है। किसान के घर में कोई बच्चा बेरोजगार हो, ये शब्द भी कभी सुनाई नहीं देता है। बेरोजगार वो होते हैं जिन्हें पढ़ लिख कर डिग्री मिलती है। किसान गांव में कभी बेरोजगार नहीं होते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कितनी गरीबी, अभाव और प्राकृतिक विपदाओं के बीच वो अपना बिजनेस मॉडल इस तरह से बनाते हैं कि वो अपने सर्वाइवर को, अपने जीवन यापन को निरंतर चला सकें, परिवार को पाल पोस सकें। ये जो बिजनेस एक्यूमेन हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आपको नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का पार्ट है जो ज़िंदगी जी के प्रकृति हमें सिखाती है, संसार हमें सिखाता है। पर दुख की बात यह है कि इतने सालों तक इस प्रोफेशन में होते हुए किसान आज तक ये नहीं सीख पाया कि अपनी फसल बेचकर अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएं। जबकि किसान ये देखता है कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो किस तरह अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करती हैं, ब्रांडिंग की बात करते हैं, पैकिंग की बात करते हैं और प्राइसिंग की बात करते हैं, पर किसान ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा ये रहा कि बहुत सारे बीच के लोगों की एक श्रृंखला तैयार हो गई जो किसान की उपज में ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग करके अधिकतम लाभ कमाते हैं और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो श्रम का हो, समय का हो, उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता है। इसीलिए तो भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को ये संकल्प लेना पड़ा कि वो किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। पर क्या किसान खुद चाहते हैं कि वो अपनी आमदनी दुगनी होने दें? तो क्योंकि कोई दूसरा आपकी आमदनी दुगनी नहीं कर सकता है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट को बेचकर अच्छा रिटर्न चाहिए तो निश्चित ही आपको मेरी ये श्रृंखला देखनी चाहिए। मैंने एज एडिशनल डायरेक्टर मंडी बोर्ड 3 साल तक काम किया है और देश की लगभग 300 से ऊपर मंडियों का भ्रमण कर ये जाना है कि मंडियों में किस तरह से किसानों को तकलीफ़ें होती हैं, किस तरह से उनकी फसल खरीदी बेची जाती है, किस तरह तौली जाती है और किस तरह भुगतान के लिए शर्तें तय होती हैं जो कभी भी किसान को नहीं बताई जाती हैं। तो इन पे हम एक एक करके बात करेंगे और आज हम बात करेंगे कि क्या
हम अपनी फसल ग्रेड करके बेच सकते हैं। ये एक विचारणीय बिंदु है। अभी तक किसान कभी भी ग्रेड करके अपनी फसल नहीं बेचते हैं। अगर वो सब्जी पैदा कर रहे हैं तो छोटे टमाटर वो नीचे रखते हैं, बड़े टमाटर ऊपर रखते हैं। अगर वो गल्ला पैदा कर रहे हैं तो अच्छा गल्ला ऊपर बोरे में भरते हैं और ख़राब गल्ला नीचे भरते हैं। जबकि हम आप सब जानते हैं कि जब हम मंडी में ये ले जाते हैं तो जो व्यापारी या जो आड़तिए हमारी फसल को बिकवाने में मदद करते हैं या जो हमारी फसल खरीदते हैं, वो हमेशा अपने हथेली पे एक हमारी फसल का सैंपल उठाते हैं और उसको ऐसे करके देखते हैं और अपन मन में ये परिकल्पना करते हैं कि अगर ये 40 कुंटल की एक ट्रॉली भर के आई है और इस हाथ के ऊपर जो दाने हैं उसमें कितने दाने हैं, उसमें कटे फटे दाने कितने हैं, उसमें कचरा मिट्टी कितना है और उस दाने में चमक कितनी है, क्वालिटी किस तरह की है, और ये असेस करके वो अपने मन में कैलकुलेट करते हैं और फिर आपकी उपज का मूल्य लगाते हैं। पर ये जो उनने अपने मन में कैलकुलेशन किया है ये कभी भी आपको वो बताते नहीं हैं। तो आप कभी भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें अपनी फसल को ग्रेड करके बेचना चाहिए। दोस्तों, सभी किसान ये जानते हैं कि जब वो दूध बिना फैट के बेचा करते थे तब उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। जो गाय भैंस पालते थे वो उन गाय भैंसों को भी उतना अच्छा नहीं खिलाते पिलाते थे जितना अच्छा फैट से मूल्य तय होने पर खिलाते पिलाते हैं। जब आज हमारा दूध किसी भी कंपनी में, चाहे वो अमूल हो, सांची हो, कोई भी कंपनी हो, जब उसमें वो फैट से बिकता है तो हर किसान ये कोशिश करता है कि वो अपने गाय भैंस जानवर को अच्छे से अच्छा कंसंट्रेट खिलाएं ताकि उसकी दूध की क्वालिटी सुधरे, उसका फैट सुधरे, उसकी क्वांटिटी बढ़े, मात्रा बढ़े। इसी तरह वो कभी भी उसमें पानी या कोई दूसरी चीज़ मिला के बेचने नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब फैट नापा जाएगा और अगर उनका फैट कम होगा तो उनके दूध की कीमत कम हो जाएगी। पर क्या आपने कभी सोचा कि इसी तरह से, जिस तरह से हम दूध के साथ फैट पर कीमत पाते हैं, क्या इसी तरह हमारे आलू, प्याज, लहसुन, सब्जियां, गल्ले, दालें, तिलहन नहीं बिक सकते हैं? क्या इसके कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए जो किसान और व्यापारी को पता हो? जो किसान आज सरकार को गल्ला बेचते हैं वो जानते हैं कि जब सरकार भी गल्ला खरीदती है तो वो फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म तय करती है। FAQ तय होते हैं, फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म। इसी तरह जब व्यापारी से व्यापारी खरीद फरोख्त करता है या व्यापारी से फैक्ट्री प्रसंस्करण करता खरीदता है या एक्सपोर्टर खरीदता है तो वो भी FAQ के आधार पर ही खरीदता है। और जो फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म है वो सामान्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप भूल भी जाएं, बहुत टेक्निकल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 चीज़ें मुख्य रूप से आपको समझना चाहिए। नंबर 1 की फसल किस तरह की दिख रही है, उसका आकार कैसा है, उसका दाना कैसा है, उसकी चमक कैसी है। ये पहला क्राइटेरिया है जो आपके फसल के उत्पाद की कीमत को तय करता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि उसमें कटा फटा या डैमेज या ख़राब कितने दाने हैं, कितने % कटा फटा खराब मटेरियल है। तीसरा, उसमें कचरा मिट्टी कितना है। अगर किसान ये केवल 3 पैरामीटर्स को ध्यान रख के भी अपनी ग्रेडिंग करता है तो मुझे ये उम्मीद है कि आज जो वो पैसा अपने उपज का ले रहे हैं उससे ज़्यादा वो पैसा अपने उपज का मंडी में, उसी मंडी में ले सकते हैं, उन्हीं व्यापारियों से ले सकते हैं। क्योंकि आप जब शाम को कभी भी मंडी में जाएं तो वही व्यापारी जिनने आपसे बिना ग्रेड का माल खरीदा है, शाम को वो ग्रेड करते हैं, जिसको वो पाला करना कहते हैं, और फिर वो पाला करके ही उसको आगे जो उनका खरीदार है उसके जो क्वालिटी नॉर्म है, FAQ है, उसके आधार पर उन्हें बेचते हैं। तो जो काम व्यापारी कर रहे हैं क्या वो काम गांव में नहीं हो सकता है? क्या किसान के पास
जब अपनी फसल में इतना पैसा, श्रम, समय लगाना पड़ता है, तो क्या वो छोटा श्रम, समय और पैसा ग्रेडिंग के लिए नहीं लगा सकता है? ये एक सोचने योग्य बात है। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, पर किसी भी सरकार ने आज तक किसान की उपज के ग्रेडिंग के नियम फाइनल नहीं किए हैं। हर मंडी में उसको कंपलसरी नहीं किया है कि किसान की उपज भी ग्रेडिंग के आधार पर बिकना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये समय आ गया है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमें आज़ादी तो मिल गई, पर आर्थिक आज़ादी हमें किसान को तभी मिल सकती है जब हम अपनी फसल की ग्रेडिंग करके उसको बेचने की व्यवस्था करें। आप एक आदमी शुरू करिए, उसको बाकी लोग भी अपना लेंगे। देखिए, जो किसान हैं वो 3 तरह के किसान होते हैं। एक किसान होते हैं अर्ली अडॉप्टर, जो किसी भी आइडिया को सबसे पहले अपनाते हैं, उन किसानों को कहते हैं अर्ली अडॉप्टर। दूसरे किसान होते हैं फॉलोअर, जो पहले अडॉप्टर को, अर्ली अडॉप्टर को देख के उसकी नकल करते हैं, उसके पीछे जाते हैं और वो भी उसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। और तीसरे तरह के किसान होते हैं लैगार्ड, जो कभी भी उस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे। हमेशा उनके लिए कोई ना कोई बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, इसको करने की ज़रूरत क्या है, जब बिना ग्रेडिंग के ही बिक रहा है तो हमें क्या ग्रेडिंग करने की ज़रूरत है, क्यों नई बात की जा रही है, हम पूरी ज़िंदगी से बिना ग्रेडिंग के बेच रहे हैं। आप बेच रहे हैं, आपको पैसा भी मिलता है, पर आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता है। तो अपग्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है? देखिए, आज चूंकि भारत सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने ग्रेडिंग के रूल फाइनल नहीं किए हैं। हालांकि जो DMI है, डायरेक्टरेट ऑफ जो मंडीज है भारत सरकार का, उनने बहुत सारे क्वालिटी के नॉर्म बना रखे हैं, पर वो कंपलसरी नहीं है। वो जो क्वालिटी के FAQ नॉर्म हैं वो मतलब वैकल्पिक हैं। चाहे तो व्यापारी या खरीदार उसको अपना सकते हैं, चाहे तो नहीं अपना सकते हैं। तो वैकल्पिक होने से कोई उसको अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि यहीं से बिजनेस उनका शुरू होता है। जब वो बिना ग्रेड का मटेरियल खरीद लेते हैं तो व्यापारी उसको ग्रेड करके ही उस फसल को अच्छे दाम में बेचता है। अगर किसान ही ग्रेड करके लाएगा तो उतना व्यापारी का लाभ उसमें कम हो जाएगा। तो फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म किसी भी सरकार ने जारी नहीं किए हैं। तो जो अर्ली अडॉप्टर किसान हैं उनसे मेरा अनुरोध है, नितिन माने जैसे जो अर्ली अडॉप्टर किसान हैं, उन किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी मंडी में उन व्यापारियों से बातचीत करें जो उनसे खरीद के आगे व्यापारी को, एक्सपोर्टर को या प्रोसेसर को बेचते हैं। उसका फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म क्या है, वो किन ग्रेडिंग के मापदंडों पर बेचते हैं। अगर वही मापदंड वो अपने खेत पर तैयार करते हैं और फिर मंडी में फसल ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी फसल को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, ABCD। A ग्रेड की फसल, B ग्रेड की फसल, C ग्रेड की फसल और D ग्रेड की फसल। अगर ये फसल अलग अलग करके वो बेचेंगे तो जो टोटल उनको लाभ होगा वो आज से कम नहीं तो 1.5 गुना ज़्यादा हो सकता है, जिसमें उनका ग्रेडिंग करने का खर्चा आसानी से निकल सकता है और उनका अपना एक नाम उस मंडी क्षेत्र में हो सकता है। आज बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रतलाम में एक गांव है रियावन, वहाँ के लोग लहसुन पैदा करते हैं और वो ग्रेड करके, साफ करके अपने ठीक ढंग से बेचते हैं। तो आज उनके गांव के नाम से रियावन का लहसुन बिकता है और उसकी कीमत जो दूसरे किसानों के लहसुन की कीमत है उससे हमेशा 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वो उस पद्धति को सीख चुके हैं जो व्यापारी पहले से करके लाभ कमा रहे हैं। तो आज किसानों को मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक बार कोशिश करके देखिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो आप मान लें, उससे आपको लाभ ही हो। अगर एक बार आप ग्रेड करके ले जाते हैं, अपनी फसल को 4 भागों में बांटते हैं और चारों को अलग अलग ऑक्शन में लगाते हैं, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको पहले से कम पैसा मिल रहा है तो ग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर पहले से आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो निश्चित ही आपको ग्रेडिंग के साथ
अपना मटेरियल बेचना चाहिए, चाहे वो कम क्वांटिटी का हो चाहे ज़्यादा क्वांटिटी का हो। जिस दिन आप अपना मटेरियल ग्रेडिंग के साथ बेचना शुरू करेंगे, आप मान के चलिए कि बहुत सारे किसान आपको देख के आपके पीछे आएंगे और वो भी ग्रेडिंग के साथ अपना मटेरियल बेचना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस बात को एक बार प्रयोग करके देखें और मुझे फीडबैक दें कि आपका अनुभव मंडी में कैसा रहा। ग्रेडिंग के बाद बेचने में आपको तकलीफ हुई, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ताकि दूसरे किसानों तक भी मैं वो आपकी प्रतिक्रिया को भेज सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझ तक पहुंचाएंगे, ताकि मैं भी समझ सकूं कि ग्रेडिंग के साथ मटेरियल बिक सकता है या नहीं बिक सकता है। मैंने खुद अपनी कैपेसिटी में, जब मैं प्रशासनिक अधिकारी था, तो मैंने ये व्यवस्था लागू करके देखी है और इस व्यवस्था को किसानों ने अपनाया और उनको लाभ मिला। पर चूंकि जो लोग अभी लाभान्वित हो रहे हैं, ख़ासतौर से जो मंडी का स्टाफ है और जो व्यापारी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये उनके विरोध में जाता है, तो वो इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ किसानों को डटे रहने की ज़रूरत है कि वो ऐसी ताकतों को पहचाने जो उनकी फसल का ग्रेड के बाद अधिकतम लाभ लेते हैं और वो लाभ किसान को नहीं मिलता है। तो अगर आप अब दृढ़ रहेंगे, अपने फसल को ग्रेड करके बेचेंगे, तो मेरी ये गारंटी है कि निश्चित ही आपके दाम ज़्यादा होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया दें और हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे कि और किस छोटे छोटे कदम उठा के कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।